नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, बिहार के बारे में जो जानकारी है आपको यूट्यूब पे तो मिल ही जाता है कि बिहार कब बना, कैसे बना, कितने ज़िले हैं, फलना-ढिमकाना सब कुछ आपको मिल जाता है बिहार के बारे में। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बिहार के संबंध में तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन बिहार के अंदर जितने ज़िले हैं, उससे संबंधित जानकारी का बहुत अभाव है, ठीक है? आपको पता है कि बिहार में 38 ज़िले हैं, ठीक है? बिहार में 2000 से पहले कितने ज़िले थे? 55 ज़िले थे, ठीक है? इसमें 18 ज़िले 15 नवंबर 2000 को जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, तो उसके बाद 18 ज़िले जो वो झारखंड के अंदर चले गए। बाकी जो बचे ज़िले थे, वो ज़िले बिहार में रहे और कुछ एक आध ज़िले बाद के समय में बढ़े, कालांतर में बढ़े और अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। उन ज़िलों में से एक ज़िला पश्चिम चंपारण भी है। आपको पता है कि 22 मार्च 1912 को, ठीक है, बिहार को चिन्हित किया गया, बिहार के गठन को चिन्हित किया गया और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार ने उस दिन को बिहार दिवस के रूप में भी घोषित किया है, ठीक है। तो 1911 में जब घोषणा हुआ था बिहार का, मतलब गठन का घोषणा हुआ था और 22 मार्च 1912 को फाइनलाइज कर दिया गया कि हाँ ठीक है, बिहार बन गया है भाई, चिन्हित हो गया उस दिन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बिहार के बारे में जितना भी ब्रीफ जानकारी है, कितने जिले हैं टोटल बिहार में टोटल कितनी नदियां हैं, किधर से बहती हैं, आगे से, पिछवाड़े से, जहां से भी बहती हैं, वो सारा डिटेल हम आपको एक वीडियो में दे देंगे। पर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अब। क्यों ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? अब जो है बीपीएससी का जो फोकस है ना, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी जो 67th का जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ, उसमें से एक बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मयूनी पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? अब बताइए। आदमी पढ़ता है पश्चिम चंपारण का जिला, ये देखिए इसको पढ़ के जाता है, सोमेश्वर श्रृंग, दून श्रेणी, और वहां पूछ रहा ब्रह्मयूनी जिला कहाँ पर है, सामने वाला चौक गया ये कहाँ पर है। अब जो गया का आदमी होगा, जो गया का विद्यार्थी होगा, वो तो उसका जवाब दिया होगा, लेकिन जो नहीं है गया का विद्यार्थी, वो क्या किया होगा? वो तो अटक गया होगा ना वहां पर, ठीक है। जैसे मैं भी उसमें से एक व्यक्ति हूँ जो अटक गया था उस जगह पर। तो मैंने सोचा ना कि बिहार को क्यों ना बहुत डिटेल में समझे, कि आप ना छोटी सी छोटी जानकारियों को भी मिस ना करें, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी पूछ देना, ठीक है, बिहार के बारे में, तो सोचना ना पड़े। और कम से कम जब अपने बिहार के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा बिहार कितना समृद्ध था, कितना एनरिच्ड था अपने साहित्य से, अपने संस्कृति से, अपने मूल्यों से, अपने वैल्यूज से, वो कितना ज़्यादा समृद्ध था, ठीक है, सुसंस्कृत था। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ये केवल बिहार के विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, और वो बाहरी राज्यों के विद्यार्थी हैं, वो भी इससे बिहार के बारे में जान सकते हैं। मैंने इसमें बहुत डिटेल से चीज़ों को समझाया है ताकि उनके सामने बिहार का एक पूरा चित्र पेश हो सके, ठीक है। इतना ही नहीं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं जिनको अपने बिहार के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख करके अपने बिहार पे गौरव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ से मैंने इसको बनाया है और उसमें से पहला जिला जो है वो मैंने चुना है, वो है पश्चिम चंपारण, ठीक है। अब देखते हैं कि पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे गौरवशाली जिला क्यों माना जाता है, इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, पश्चिम चंपारण जो है ना, बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है, ठीक है। ये जो जिला आता है, ये प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। कौन से प्रमंडल के अंदर आता है? तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। हम जानते हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अगर नहीं जानते तो एक वीडियो में हम पूरा बिहार के बारे में बता देंगे, कितना नदी है, क्या है, कितना पहाड़ है टोटल, ठीक है, सब बता देंगे। पर डिटेल से समझने का मजा ही कुछ और होता है। जब आपसे सामने वाला ऐसे करके पूछे, बताओ तुम क्या जानते हो, और आप बोले कि तुम पूछो तुम कितना जान सकते हो मेरे से, ठीक है, तब उसका एक अलग ही मजा होता है ना। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताया, सिर्फ इतिहास ही नहीं, बिहार का भूगोल से लेकर के वहाँ का प्रशासनिक विभाजन तक सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब ना मजा है पढ़ने का। तब तो उसी को तो कहते थे चैंपियन माइंडसेट, है कि नहीं। कहीं से भी कुछ पूछो ना भाई, हम हर जगह से तैयार है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण, तो ये जो है तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है, ठीक है। और हमारे बिहार में 9 प्रमंडल है, उसमें से एक तिरहुत प्रमंडल है जिसमें से ये पश्चिम चंपारण आता है। इतना ही नहीं, इस तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर भी आता है, पूर्वी चंपारण भी आता है, शिवहर भी आता है, सीतामढ़ी भी आता है, ठीक है। तो वो अन्य जिले भी जो है इसी तिरहुत प्रमंडल के हिस्से हैं, ठीक है, जिसमें से एक जिला पश्चिम चंपारण है। तो मैं आपको समझा पाया। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे कि पश्चिम चंपारण कौन से प्रमंडल के अंदर आता है, तो बोलिएगा तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। अगर ऑप्शन दे दिया तिरहुत प्रमंडल प्रमुख जिले, फिर उसमें बता दिया कि भाई ये जिला है, ये जिला का नाम दे दिया, उसमें अगर पश्चिम चंपारण नहीं है तो शक कीजिएगा कि भाई गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, प्रश्न आता है इस तरह से भाई, तो तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। अब थोड़ा इसके पश्चिम चंपारण के इतिहास के बारे में समझते हैं कि इसके ऐतिहासिक महत्व की क्या घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं।
देखिए इसमें पहला जो है पश्चिम चंपारण में एक जगह है जिसको कहते हैं वाल्मीकि नगर। इसका नाम वाल्मीकि नगर क्यों पड़ा आपको पता है? वाल्मीकि नगर इसका नाम क्यों पड़ा आपको पता है? वाल्मीकि नगर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो हैं, जो रामायण के रचयिता हैं, वो कहाँ पर रहे हैं? इसी जगह पर रहे हैं। ठीक है, इसी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर नामक स्थान पे इनका आश्रम बना हुआ था और इन्हीं के नाम से इस जगह को वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माँ सीता जब राम से दूर हुई थी, प्रभु श्री राम से दूर हुई थी, तो वो काफी लंबे समय तक इसी आश्रम में रही थी। वाल्मीकि नगर में एक जगह आश्रम है महर्षि वाल्मीकि का, वहीं पे वो बहुत लंबे समय तक रही थी और यहीं पे उनको 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई थी। इसको आप लव कुश कहते हैं। ठीक है, तो एक वाल्मीकि नगर हो गया। दूसरा अब आते हैं नील आंदोलन के नाम से। नील आंदोलन क्या था आपको पता है? जब आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम बहुत विस्तृत तरीके से नील आंदोलन की चर्चा करेंगे, पर चूंकि बात अभी बिहार के संदर्भ में हो रही है, पश्चिम चंपारण के संदर्भ में हो रही है, तो ये घटना बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ जरूर लेते हैं। नील आंदोलन क्या था? नील आंदोलन जो था, जैसे कि अंग्रेजों में जो है ना, जो ब्रिटेन में जो है, नील की बहुत ज्यादा मांग होती थी। नील क्या होता है? नील होता है जो कपड़े में आप लोग डालते हैं ना, एक छोटा सा लिक्विड टाइप का होता है ब्लू कलर का। नील जो है एक प्रकार का रंजक पदार्थ, उसको हिंदी में कहते हैं, आप इंग्लिश में थोड़ा लिक्विड समझ लो, जो आप कपड़े में डालते हैं, है ना। तो नील का जो है बहुत ज्यादा मांग था ब्रिटेन में। ठीक है, तो यहाँ जो अंग्रेज लोग बैठे होते थे, वो कहते थे किसानों से कि भाई तुम नील का उत्पादन सबसे ज्यादा करो, नील का उत्पादन सबसे ज्यादा करो। अब किसान नील के उत्पादन में जो है ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे, नील का खेती करना वो नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जो था ना, नगदी फसलों पर था, जैसे कि धान गेहूं, इसके उपज पे था। क्यों धान गेहूं उपज पे क्यों था, नील की खेती पे क्यों नहीं था? इसका रीजन ये था कि जो धान गेहूं का जो उपज होता था, उसके लिए मिट्टी की अगर उर्वरा शक्ति कम भी है, तब भी वो धान और गेहूं उपज जाएगा। पर जो नील की जो खेती होगी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ, बहुत ज्यादा उर्वर भूमि की जरूरत पड़ती थी। और इस कारण से क्या होता था कि जो नील के किसान थे, नीलहे थे, वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उसी समय यहाँ पे एक व्यक्ति पैदा हो गए जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, पश्चिम चंपारण के ही थे। गांधी जी उस समय जो बंगाल के एक अधिवेशन में आए हुए थे, चले गए राजकुमार शुक्ल उनके पास, बोले भैया देखिए नील के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है पश्चिम चंपारण में, एक बार आप चलिए और देख लीजिए। ठीक है, तो गांधी जी बोले चलो भाई देख लेते हैं, चल के वहां गए। ठीक है, नील के मतलब पश्चिम चंपारण में गए फिर गांधी। वहां जब उन्होंने नील के किसानों की ऐसी स्थिति देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसके बाद यहां से आंदोलन का प्रारंभ किया, जो कि भारत का प्रथम सत्याग्रह भी गांधी का माना जाता है, जिसको हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। और वहां पर फिर गांधी जी बहुत ज्यादा धरना करते हैं, अनशन करते हैं और अंत में जो है अंग्रेज को ये बाध्य कर देते कि भाई अब किसान जो है यहाँ पे नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, अब उनको बाध्य नहीं किया जाता है नील की खेती करने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था? पहले बाध्य किया जाता था। वो चाहते नहीं थे नील की खेती उपजाना, वो चाहते थे कमर्शियल फसल को उपजाए, नकदी फसलों को उपजाए। लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पर बार बार जो है उसको फोर्स किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, नहीं तुमको क्या उपजाना पड़ेगा? नील उपजाना पड़ेगा। और जब गांधी आते हैं और वो जब आंदोलन करते हैं, तो इसके बाद जो है इस नियम को, इस कानून को हटा दिया जाता है और इसके बाद वहां के किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं अपने हिसाब से कुछ भी, किसी भी फसल की खेती करने के लिए। यह है नील आंदोलन। अब हम थोड़ा जानते हैं कि किन किन शासकों के अधीन में रहा ये पश्चिम चंपारण, किन किन शासकों के अधीन में रहा। ठीक है, देखिए पहले जो शासक यहाँ पे थे ना, वज्जी थे। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें हम सारे वंश के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। पर चूंकि यहाँ पे अगर हम आपको सिर्फ ये बोल दें कि किन किन शासकों के अधीन था और हम बता दें वज्जी का, मौर्य का, शुंग का, कण्व का, कुषाण का, गुप्त का, तो हो सकता है आप भूल जाए। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि वज्जी था क्या, ये मौर्य थे क्या, ये शुंग थे क्या। अगर आपको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त बता दूंगा ना, तो आपके ध्यान में ये बात रहेगा। ठीक है, तो किन किन शासकों के अधीन रहा कौन पश्चिम चंपारण? पहला देखिए वज्जी। वज्जी जो है ना, जब आप महाजनपद काल पढ़ेंगे तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद थे। महाजनपद क्या होता है? जैसे कि आज आपका जिला है ना बिहार का 38 जिला है ना, उसमें प्रमंडल है ना 9 प्रमंडल, उसी प्रकार से उस समय जनपद हुआ करते थे जिसको महाजनपद कहते थे। ठीक है, तो 16 महाजनपद माने जाते हैं, उसमें से एक जनपद वो था वज्जी। वज्जी के जो सबसे प्रमुख शासक थे उनका नाम चेटक था। आप नोट करिए, अगर हम कुछ नहीं भी लिखते हैं लेकिन आपका कर्तव्य आप लिखें ताकि आपको याद रहे। तो वज्जी के जो सबसे प्रमुख शासक थे उनका नाम क्या था भाई? चेटक था। चेटक था। पहला ये चीज नोट कर ले सकते हैं आप। दूसरा,
वज्जी जो है उसको वैशाली के नाम से भी जाना जाता है, वज्जी को वैशाली के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले जो गणतंत्रात्मक प्रणाली बनाई गई थी, गणतंत्रात्मक प्रणाली, वो इसी वैशाली, इसी वज्जी में स्थापित हुई थी। गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या होता है, जिसको आज हम लोग, जिस आइडियोलॉजी को आज हम फॉलो करते हैं, जिसको लोकतंत्र कहते हैं। तो सोचिए इतने साल पहले, ठीक है, उस टाइम में हमारे बिहार में लोकतंत्र का सबसे पहला जो था शुरुआत हो गया था। आज के टाइम में बहुत अमेरिका कहता है हम लोकतंत्र दिए हैं, हम फलना दिए, ढिमकाना दिए। देखो भाई, बिहार से, तुम्हारे ही बिहार से, यहाँ से क्या हुआ है, लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई है, ठीक है। और शुरुआत किस, कहाँ से हुई थी, वज्जी से, वैशाली से हुई थी। वैशाली के गणतंत्र की मैं पहली किलकारी हूँ, है ना। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। दूसरा, वज्जी के बाद जो शासक आए उसमें मौर्य साम्राज्य आए, मौर्य वंश आए। मौर्य के बारे में आपको बताते हैं कि मौर्य से पहले जो शासन था वो था नंद वंश का। नंद वंश का जो राजा था उसका नाम था घनानंद। घनानंद एक नंबर का न्याय दुष्ट कमीना आदमी था, ठीक है। अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखता था वो कभी भी। तो उस समय उन्हीं के समकालीन जो थे, घनानंद के समकालीन चाणक्य साहब थे। चाणक्य को तो कौन नहीं जानता। उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, प्रश्न आता है इससे भी। तो चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त, आपको जो ठीक लगता है आप बोल सकते हैं। तो चाणक्य जो थे वो एक नंबर के ब्राह्मण थे, और ऐसे ब्राह्मण नहीं, एकदम प्रकांड विद्वान टाइप के ब्राह्मण थे, है ना। तो आज के टाइम में तो जैसे मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो अब मेरी कोई चोटी वोटी या जुटिका वगैरह नहीं रहता है, लेकिन उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने धर्म को लेकर, अपने कर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक रहते थे। और इस कारण से उन्होंने, जो चाणक्य थी उनकी जुटिका थी, जुटिका मतलब पूरा जो उनका जो सर होता था वो टकला रहेगा, बस यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर जो उनका बाल रहेगा, और वो बाल पूरा नीचे तक आता था, उसको जुटिका कहते हैं या चोटी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जब उन्होंने हालत देखा कि इतना खराब हालत है, ठीक है, उसके नंदवंश के राज्य की, ठीक है, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो वो जब राजा के दरबार में आए तो राजा बैठा हुआ था, धनानंद बैठा हुआ था। तो उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा राज्य में इतना अव्यवस्था फैला हुआ है, तुम्हारी स्थिति खराब है प्रजा की, और तुम यहाँ बैठ करके अंगूर चूस रहे हो। भाई गुस्सा आएगा भाई, किसी भी राजा को कैसे बोल दिया। अब वो बैठ करके वो अंगूर खा रहा है, दो जो दासियां वो पंखा उनको झल रही हैं, और बेचारा इतना मस्ती के मूड में डूबा हुआ है, अंगूर का सेवन करते हुए, मदिरा पान करते हुए, और ऊपर से जाके चाणक्य जैसा ब्राह्मण उसका राज्य का जो है उसकी आलोचना कर दिया जा करके। बड़ा गुस्सा आया। उसमें धनानंद ने क्या किया कि चाणक्य का अपमान कर दिया और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। इवन उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा अपमानित किया गया उनको, बहुत ज्यादा, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा जो है बुरा लगा, किनको, चाणक्य को बुरा लगा। चाणक्य उस समय प्रण करते हैं कि तुम्हें जिस बात का घमंड है, तुम्हें जिस बात का अहंकार है कि तुम्हारी सत्ता है, तुम शक्तिशाली हो, मैं तुमसे आज मैं प्रण लेता हूं कि मैं जब तक तुम्हारे वंश का विनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी जुटिका जो है बांधूंगा नहीं। जुटिका बांध के रखा जाता है और वो उसी समय चोटी खोल देते हैं, और ये बात बोल के वो चले जाते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य का अंत नहीं कर दूंगा, विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं ये जुटिका जो है वो नहीं पहनूंगा, नहीं बांधूंगा, ठीक है। और इसके बाद जब वहां चाणक्य वहां से निकलते हैं तो उसको रास्ते में बहुत ही गरीब परिवार का कौन मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, चंद्रगुप्त मिलता है, और उसको वो फिर प्रशिक्षित करते हैं, और इसके बाद जो है घनानंद से युद्ध करवाते हैं उस चंद्रगुप्त मौर्य का, और अंत में पराजित करते हैं घनानंद को, और इसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। कौन डालते हैं, कौन डालते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डालते हैं। किसकी सहायता से डालते हैं, चाणक्य की सहायता से डालते हैं, विष्णुगुप्त की सहायता से डालते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो शासक हुए अशोक को माना जाता है। अशोक बहुत ही ज्यादा पराक्रमी राजा था, बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा था वो, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में तो हमको बताएंगे अशोक कैसा कैसा काम करके गया है, कितना खतरनाक काम करके गया है, ठीक है। जो बुद्ध के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने में अशोक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम अशोक के योगदान को भूल नहीं सकते हैं। भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो अशोक का जो योगदान है भारतीय इतिहास में बहुत अमूल्य रहेगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे प्रमुख शासक, सबसे जो प्रतापी राजा हुआ मौर्य साम्राज्य का वो अशोक हुआ, और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, वो संस्थापक कौन थे, वो संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं शुंग वंश पे। शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनको पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश में एक राजा पैदा हुआ जिसको कहते हैं वृहद्रथ। वृहद्रथ भी बहुत नंबर का अन्याय दुष्ट व्यक्ति था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है ना कि जो शुंग जो था, इसमें से एक बंदा था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, वही संस्थापक भी था इस वंश का, ठीक है, ब्राह्मण था वो। उस बंदे ने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि जो मौर्य साम्राज्य का जो बृहद्रथ था ना उसको चुपके से मार दिया था। जब वो सैन्य का निरीक्षण करने के लिए, सेना का निरीक्षण करने के लिए बृहद्रथ निकला था अकेले में, तो उस समय जो है मार दिया था। किसने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था बृहद्रथ को।
लेकिन वास्तविकता में ये कहानी झूठी है। बहुत सारी किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, पर ये कहानी झूठी है। वृद्धरथ जो था ना, वो बहुत ही अन्यायी, पापी, दुष्ट टाइप का आदमी था, और ये चीज पुष्यमित्र शुंग को पसंद नहीं आ रहा था, उसके सेनापति को पसंद नहीं आ रहा था। तो सेनापति ने बोला भाई हम युद्ध करेंगे तुमसे, और युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है इसके बाद वृद्धरथ को पराजित कर दिया गया, और इसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंत होकर के शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन कहलाए? पुष्यमित्र शुंग कहलाए। पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण राजवंश से संबंधित थे, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा संरक्षण भी दिया था। ठीक है, इसके अलावा कण्व आया। कण्व के बारे में क्या ही बताएं, कण्व के बारे में कुछ ज्यादा खास बताने लायक है नहीं, ये उतना ताकतवर बन नहीं पाया। इसका जो अंतिम राजा था वो सुसीम या सशूम करके कुछ बंदा था, सुसीम कहते हैं उसको, सुसीम था, और वो सुसीम जो था ना वो अत्यंत दुर्बल राजा हुआ। इस कारण से कण्व वंश ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, खत्म हो गया बहुत जल्दी ही। तो शुंग के बाद जो राजा है वो कण्व वंश थे। फिर आए कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक जो है उनको कहा जाता है कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। इसके बाद विम कडफिसस आते हैं, और इसके बाद फिर जो आते हैं कनिष्क आते हैं। इसी कुषाण वंश के जो है कनिष्क भी आते हैं कुषाण वंश से। देखिए कुषाण वंश के बारे में ना एक बहुत प्रसिद्ध बात यह है ना कि सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए गए ना, इसी वंश के द्वारा चलाए गए थे, कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे जब हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? इसी कुषाण वंश के द्वारा। इसके शासक में जो कनिष्क था उसके द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद आता है, इनके खत्म होने के बाद जो आता है वो आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में क्या ही बताएं। गुप्त वंश जो है ना भारत का इसको स्वर्ण युग माना जाता है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इसको माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है? इसको भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? इसको इसलिए ऐसा माना जाता है मेरे भाई, क्योंकि इस समय में साहित्य की, कला का, संस्कृति का बहुत ज्यादा विकास हुआ था भारत के अंदर। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? भारत का स्वर्ण युग कहते हैं इस काल को, गुप्त काल को। ठीक है, इसका जो सबसे पराक्रमी राजा हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हालांकि इसका जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, आई थिंक, मेरे ख्याल से संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन जो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पराक्रमी हुए। उन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? जो राजाओं में भी महान राजा है उसको महाराजा धीराज कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। तो गुप्त काल जो है ना, ये साहित्य की, कला की, संस्कृति का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है। हम पढ़ेंगे आज के बिहार के बारे में, जब आप पूर्वी चंपारण पढ़िएगा वहां पे बटन उद्योग के बारे में आप पढ़ेंगे। बिहार के उद्योग धंधों में एक उद्योग है बटन उद्योग, जो बटन हम लोग शर्ट में लगाते हैं, और वो बटन इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि उसकी जो मांग है वो विश्व में भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उतना फल फूल नहीं पा रहा है उसका उद्योग। इसका कारण है कि जो बिहार सरकार है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। हम तो यही निवेदन करेंगे बिहार सरकार से, जो भी बंद पड़े उद्योग धंधे हैं, चीनी मिल्स हैं, उनको विकास के पथ पर लेकर के आए, तभी हो सकता है हमारा बिहार जो इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा। पहले के समय में देखिए, गुप्त काल में भी आप चेक करिए कितना कला, संस्कृति और उद्योगों पर ध्यान दिया जाता था, साहित्य संस्कृति पे। और आज जो कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, बहुत सारे बिहार में बहुत टैलेंटेड सब युवा हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है सही तरीके से, यही सबसे बड़ा रीजन है। तो मैं तो यही कहूंगा नीतीश सर से कि आप प्रयास कीजिए सर कि बिहार के लिए कुछ किया जा सके। तो ये वज्जी, मौर्य, शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त। अच्छा, आप इसमें से एक चीज नोटिस किए होंगे, चाहे अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये सब बहुत पराक्रमी राजा हो गए, बहुत ज्यादा ताकतवर राजा हो गए। ये कण्व वंश के राजाओं की तरह नहीं थे, एक दुर्बल राजा, एकदम वृद्धरथ की तरह नहीं थे। ठीक है, ये सब क्या थे? दुर्बल राजा थे, कोई इन लोगों के पास नहीं था। कहते हैं ना, जब सत्ता आपको विरासत में मिलती है ना, तो आप योग्य व्यक्ति नहीं होते, लेकिन जब आप किसी चीज को अपने पराक्रम से पाते हैं, वही आपको योग्य बनाती है। अपने मेहनत से क्या हुआ चीज जो होता है, वही आपको क्या बनाती है? पराक्रमी बनाती है, योग्य बनाती है। मेरे को एक वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ रहा है इसमें, कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वनः विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। क्या मतलब हुआ इसका? नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वनः, जंगल में सिंह का कौन अभिषेक करता है, कौन संस्कार करता है? विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, अपने विक्रम से, अपने पराक्रम से जो अर्जित करता है वही उसको मृगेंद्र बनाती है। मतलब मृगेंद्र का मतलब क्या हुआ? मृगेंद्र का मतलब हुआ हिरण को मारने वाला। तो अपने विक्रम से, अपने पराक्रम से जो अर्जित करता है सिंह, ठीक है, वही उसको क्या बनाती है? मृगेंद्र बनाती है। जंगल में शेर का कोई अभिषेक नहीं होता है, कोई संस्कार नहीं होता, वहां कोई चुनाव नहीं होते, वहां राज्यसभा, लोकसभा नहीं होती, वहां मोदी जी नहीं बैठते हैं। ठीक है, वहां पे कौन है? अपने पराक्रम से बना है वो राजा, कौन? सिंह, है ना। तो वहां कोई चुनाव नहीं होता है कि नहीं भाई 10 लोग बैठे हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी बैठे हैं और चुनाव हो रहा है, हाँ बेटा सिंह बोलेगा, हाँ तुम हमको चुनता है जी,
बोलेगा नहीं हम नहीं चुनेंगे, तुम पिछली बार हमको खा लिया था, मेरा दोस्त को खाया था। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये लोग जितने भी लोग बने वो सारे क्या हुए, वो सारे पराक्रमी हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पढ़िए, आप पढ़िए अशोक के बारे में, आप पढ़िए कितने ताकतवर राजा हुए, अपने अकेले के बल पर उन्होंने क्या क्या कर दिया, पढ़िए उनके बारे में, आपको लगेगा। हम ऐसे पढ़ाएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे हम सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसीलिए कभी भी जो आप मेहनत करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए भाई कि आप मेहनत जो करते हैं वो अपने पराक्रम से मेहनत कीजिए, अपने पराक्रम से मेहनत कीजिए। पराक्रम का मतलब समझते हैं? आप ये सोच के मेहनत मत कीजिए कि माता पिता पैसा भेज रहे हैं और आप पढ़ लिए बस काम हो गया आपका, ठीक है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, आप में वो ताकत होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम हो, किसी कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, हम उसको निकाल दें अपने ताकत से, अपने पराक्रम से, ठीक है। माता पिता ने तो जन्म दे दिया आपको, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जैसे भी जिस घर में जन्म लिए हो, जिस समाज में जिस जाति में जन्म हमने लिया है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, उस पर हमारा कोई उसमें वो नहीं था, सहयोग नहीं था। लेकिन हम मरते कैसे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। जाति व्यवस्था में रह के हम मरते हैं कि उसको तोड़ करके कुछ नया करते हैं इस भारत के लिए, इस बिहार के लिए, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। नागसेन और मिलिंद पन्हो का एक बहुत अच्छा संवाद है, ठीक है। आप पढ़ेंगे, एक किताब है मिलिंद पन्हो, प्रश्न भी उससे बिहार में पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि जो मिलिंद जी हैं, राजा मिलिंद है, वो बहुत अहंकारी होते हैं, बहुत अपने आप को घमंड उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो जब उनका बौद्ध भिक्षु नागसेन से संवाद होता है तो उस पर वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत पराक्रमी राजा हूँ, बहुत ताकतवर राजा हूँ। तो कहते तुम्हारा तुम में क्या है, खुद में कुछ भी नहीं है कि नहीं। जन्म तुमको किसने दिया है, माता पिता ने दिया है। शरीर किससे मिला, माता पिता से मिला। सत्ता कैसे मिली, विरासत में मिली। तुम्हारा इसमें खुद का अपना क्या है, सुंदरता कहाँ से मिली, माता पिता से मिली। तुम्हें तुम्हारा अपना क्या है, जिसको तुमने अर्जित किया है, ठीक है। एक रथ लो और रथ के सारे चीजों को खोल के बाहर निकाल दो, चक्का अलग कर दो, जो उसका घोड़ा है उसको अलग कर दो, जो बैठने वाला रथी है उसको हटा दो, ठीक है। तो तुम्हारा खुद का उस रथ का क्या अस्तित्व है। तो इस पे सब चुप हो गए। तो इसीलिए कभी भी चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने सुंदरता पे घमंड नहीं कीजिए, क्योंकि वो संयोग से आपको मिला है। जो घमंड करना है अपने पराक्रम पे, अपने मेहनत से आपने जो अर्जित किया उस पे करिए, ठीक है। बहुत बात हो गई। तो वज्जी हो गया, मौर्य हो गया, शुंग हो गया, कण्व हो गया, कुषाण हो गया, गुप्त हो गया। ये जो राजा थे इसको आप याद करने का आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। वम सुक कुहू यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी पूछे किन किन के अधीन रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वम शुक कुहू, वम शुक कुहू, वम शुक कुहू। वम वज्जी एम मौर्य शुक। शुक मतलब क्या होता है, तोता भी होता है, आई थिंक, हाँ तोता होता है। वम शुक, शुक मतलब शुंग, कण्व, कुहू, कुषाण, गुप्त, ठीक है। वम शुक कुहू, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे जब मुगल काल आता है तो प्राचीन भारत से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मिडाबल इंडिया में जाएंगे, वहां पे बेतिया राज की स्थापना करते हैं। शाहजहां उस समय होते हैं, मुगल काल में जो राजा होते हैं, मुगल वंश के राजा शाहजहां होते हैं, और शाहजहां के समय में बेतिया राज की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम होता है उज्जैन एवं गज सिंह, उज्जैन सिंह एवं गज सिंह, उज्जैन सिंह एवं गज सिंह। इन दोनों संस्थापकों के कारण बेतिया राज की स्थापना होती है। और किसके समय में होती है, शाहजहां के समय में होती है। आइए, इतिहास तो हमने समझ लिया, थोड़ा भूगोल भी समझ ले। पश्चिम चंपारण का इसका क्षेत्रफल जो है ना 5228 वर्ग किलोमीटर है। इसमें आपको समझाने लायक, कॉन्सेप्ट में लायक कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्या उपाय है भाई। इसको क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल है 5228, 5228, 5228 वर्ग किलोमीटर। पहाड़ के बारे में बात करते हैं। पश्चिम चंपारण में दो पहाड़ बहुत मुख्य पहाड़ माना जाता है। एक है सोमेश्वर पहाड़, सोमेश्वर की पहाड़ी, इसको सोमेश्वर श्रेणी भी कहते हैं। और दूसरा है दून श्रेणी, दून की पहाड़ी, इसको रामनगर दून की पहाड़ी भी कहते हैं। रामनगर नाम का एक जगह है पश्चिम चंपारण में, वहां पर ये पहाड़ है, इसीलिए इसको दून श्रेणी, दून पहाड़, रामनगर दून की पहाड़ी, जो बोलना है बोलिए, सोमेश्वर श्रेणी। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। पश्चिम चंपारण के ऊपर चले जाइए, ठीक है। आपको देखिए मैप थोड़ा सा देखना पड़ेगा भूगोल को समझने के लिए। भूगोल को समझने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास मैप है, हम इसको देखते रहते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण है, ठीक है। पश्चिम चंपारण के ऊपर चले जाइएगा तो क्या है, नेपाल है।
पश्चिम चंपारण के ऊपर नेपाल है, नीचे क्या पड़ जाएगा, यहाँ देखिए गोपालगंज पड़ जाएगा, नीचे क्या पड़ जाएगा, गोपालगंज पड़ जाएगा, नीचे मतलब दक्षिण की ओर क्या पड़ जाएगा, गोपालगंज पड़ जाएगा। वेस्ट में यूपी चला जाएगा, यूपी में देखिए देवरिया लिखा हुआ है, यूपी में देवरिया जिला है एक, वहां पर जो है आपको यूपी का देवरिया जिला जो है वो इसके पश्चिम में पड़ेगा, पश्चिम चंपारण के। और ईस्ट में क्या पड़ेगा, ईस्ट में पूर्वी चंपारण पड़ेगा, ईस्ट में क्या पड़ेगा, पूर्वी चंपारण पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहाड़ पर्वत, सोमेश्वर श्रेणी, दून श्रेणी, ये दो पहाड़ है, मुख्य पहाड़ जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिहार का सबसे बड़ा पहाड़ भी है, 874 मीटर इसकी लंबाई है, 874 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब ठीक है, इतना बड़ा है ये। बिहार का सबसे बड़ा पहाड़ इसी को माना जाता है, सोमेश्वर श्रेणी को। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, दलदली मिट्टी है। दलदली मिट्टी क्यों होगी, क्योंकि ऊपर से गंडक बहती है, गंडक बहती है, गंडक नदी है वो बहती है, और इस कारण से जो है यहाँ पर जो है मिट्टी क्या होती है, हमेशा जो है पानी वानी लगा रहता है। तो जहाँ ज्यादा पानी वानी हमेशा लगा रहेगा वहाँ दलदली बनेगा ना, तो यहाँ की मिट्टी भुरभुरी होती है, दलदली होती है ना। यहाँ पे जो दो फसल है वो बहुत उपयुक्त है उपजाने के लिए, एक गन्ना हो गया और एक बासमती चावल हो गया। गन्ना और बासमती चावल जो है ये उपजाने के लिए यहाँ की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर नदी में आपको बताया गंडक नदी है यहाँ जो बहती है, ये मान लीजिए ये बिहार मैंने आपको बनाया, यहाँ पर देखिए ये बिहार अगर है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण इस जगह पे मान लीजिए, यहाँ से जो नदी बहती है यूपी से आती है, ये नदी गंडक नदी बहती है। ठीक है, गंडक नदी बहती है। यहीं पे एक नदी है सिकहरना नदी भी कहा जाता है, उसको छोटी गंडक भी कहते हैं, इसको छोटी गंडक सिकहरना नदी। और एक मसान नदी भी यहाँ पर पाई जाती है। बहुत सारी नदियां हैं लेकिन ये तीन मुख्य नदियां हैं। ठीक है, ये सब सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंडक की सहायक नदियां हैं, सिकहरना नदी, मसान नदी, ये सब। यहाँ पे एक जनजाति भी पाई जाती है, थारू जनजाति कहते हैं उसको। थारू जनजाति जो है ना, नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये महादेव के बहुत बड़े उपासक होते हैं, महादेव को बहुत ज्यादा ये लोग मानते हैं, शिव के सबसे बड़े उपासक अपने आप को ये कहते हैं थारू जनजाति के लोग। और यहाँ पे महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार है। सोचिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद नेहरू जी ने हम लोगों को जो है मतलब हमारी महिलाओं को जो है किसका अधिकार दिया था, संपत्ति का अधिकार दिया था। उससे पहले जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था। हिंदू कोड बिल एक लागू हुआ था, हम बताएंगे कभी उसके बारे में, जो हम राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें हिंदू कोड बिल क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम में जो हिंदू कोड बिल आया था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। सोचिए ये लोग थारू जनजाति हजारों हजार सालों से रहते आए हैं और इसके बाद इनके पास जो है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार इन्होंने दे रखा है, जो हम लोग 1950 के बाद दिए हैं, 1950 में भी नहीं, 1956 के आसपास दिए हैं। ठीक है, तो थारू जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। नेपाल की तराई क्षेत्र से सटा हुआ, नेपाल तो ऊपर है, नीचे पश्चिम चंपारण, तो कुछ हिस्से के वहां के लोग तो आएंगे ना रहने के लिए भाई। बिहार मान के चलिए, बिहार का एक जिला है कटिहार या पूर्णिया, अब उसके बंगाल में उसके बगल में बंगाल पड़ता है, तो बंगाल के कुछ लोग तो आएंगे ना रहने के लिए कटिहार में भी। तो ठीक उसी प्रकार से नेपाल की जनजाति है, प्रमुख जनजाति है ये। लगभग नेपाल की जनसंख्या का 6.6% हिस्सा जो है वो थारू जनजाति का है। ठीक है, और ये लोग जो है ये लोग कहाँ रहती है, पश्चिम चंपारण में आकर के भी रहते हैं, इनके कुछ हिस्से जनजाति के, और शिव को मानते हैं, ये तो आपको बता ही दिया। अब चलिए आते हैं वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पश्चिम चंपारण के। देखिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान पता है क्या होता है, आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु को संरक्षित करके रखा जाता है, उनकी तादाद को, आबादी को बढ़ाने के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। वरना आदमी सब तो इतना है कि मतलब जानवर को भी मार के खा जाता है आज के टाइम में, तो है कि नहीं। तो इसीलिए इनको संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया है। और उसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यहाँ जो लकड़ी पाई जाती है वो लकड़ी पाई जाती है साल का, शीशम का, सेमल का, सागवान का, ये सब का लकड़ी पाया जाता है। सागवान का लकड़ी से हम लोग देखते हैं पलंग वलंग बनाते हैं, ब्याह शादी किसी का होता है देखते हैं उसमें पलंग वलंग पूरा गिफ्ट में दिया जाता है भाई, दिया जाता है कि नहीं, यही सागवान का बना के देता है। जो ज़्यादा महंगा टाइप का लड़का होता है, सरकारी नौकरी वाला होता है, हालांकि सरकारी नौकरी तो ये सब तो बना दिया गया है बिहार में, वरना सरकारी नौकरी का उतना खास वैल्यू नहीं है। जो एक बिजनेसमैन का वैल्यू है, जो एक व्यापारी वर्ग का वैल्यू है, वो सरकारी नौकरी का उतना वैल्यू नहीं है। लेकिन बिहार में पैसे की कमी है, धन संपत्ति की कमी है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहाँ से बिजनेस कर पाएंगे बेचारे। तो सोचते हैं कहीं 10-20-50 हज़ार रुपये का नौकरी मिल जाए, वहाँ सेटल्ड हो जाए कैसे भी करके, है कि नहीं। इसलिए बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर इतना मार लगा रहता है। वरना वहाँ पे सरकारी नौकरी, आप गुजरात चले जाइए, वहाँ कहाँ सरकारी नौकरी के लिए लोग मार कर रहे हैं। वहाँ तो देखिए सब लोग बिजनेस की बात सोच रहे हैं,
वहाँ बोलेगा तू कितना लगाएगा, बोलेगा हम 10 करोड़ लगाएंगे बिजनेस में, बोलेगा हम 20 करोड़ लगाएंगे बिजनेस में। ऐसा हो रहा है वहाँ पर। लेकिन आप बिहार में जाइए, वहाँ पे हम आईएएस बन जाएंगे, हम आईपीएस बन जाएंगे, हम बीपीएससी निकालेंगे, हम तो एक सीडीपीओ का जॉब हुआ फॉर्म निकाल दे तो काफी है मेरे लिए। कहाँ है वहाँ? पैसा ही नहीं है लोगों के पास। पैसा रहेगा तब तो आप बिजनेस के लिए सोचोगे, आपके पास पैसा नहीं तो आप किसके लिए सोचोगे? सरकारी नौकरी के लिए सोचोगे, भैया एक ठो मिल जाए, कहीं पे सेटल्ड हो जाए बढ़िया तरीके से, यही तो सोचोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए सरकारी नौकरी को लेकर के इतना ज्यादा मार रहता है। और इसीलिए वहां पे देखो लड़की है लड़के भी जो ढूंढते हैं सरकारी नौकरी वाली चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अब देखो बेवकूफ लोग को इतना पता होना चाहिए कि भाई व्यापारी लोग जो कमाते हैं, तो सरकारी नौकरी वाला जिंदगी भर भी काम करेगा तो शायद ना कमा सके, अगर वो ब्लैक तरीके से काम ना करे तो। और ब्लैक तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है, और आप अगर गलत काम करते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं आप, तो आज नहीं तो कल धड़ा ही जाएंगे। सत्य खुद अपने आप में ही नंगा होता है, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता है, झूठ को उजागर किया जाता है। सत्य को क्या आप उजागर करेंगे? सत्य अपने आप में ही नंगा है कि नहीं? तो अगर आपने गलत किया है, ठीक है, तो आप एक ना एक दिन जरूर जो है उसका आपको फल मिलेगा। इसीलिए प्रयास कीजिए गलत चीजों से बचने का, ठीक है। तो लकड़ी में जो है साल, शीशम, सेमल, सागवान ये सब मिलता है। जो प्रमुख नहर है वहां पे त्रिवेणी है, दून है और तिरहुत है। त्रिदुती, त्रिदुती कहते हैं, तिरहुत, त्रिवेणी, दून, तिरहुत, त्रिदुती। नहर पता है क्या होता है? जैसे बहुत सारे बिहार के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सिंचाई सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है, वहाँ पे सही तरीके से पानी जो है खेतों में नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए नहर बनाया गया है कि जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई सुविधा का अभाव है वहां भी पानी को पहुंचाया जा सके, उसके लिए नहर का निर्माण किया गया है। और उन नहरों में 3 नहर है, त्रिवेणी, दून और तिरहुत। ये 3 नहर है, त्रिवेणी नहर, दून नहर और तिरहुत नहर। वहां जो पश्चिम चंपारण में पानी आता है वो इन्हीं 3 नहरों से आता है। वहां की जलवायु कैसी है? शीतल एवं आर्द्र है। शीतल और आर्द्र कहाँ होगा वहां जलवायु? गर्म क्यों नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि ऊपर में हिमालय बैठा हुआ, नेपाल में हिमालय है, नेपाल के ऊपर पश्चिम चंपारण है, सब सॉरी पश्चिम चंपारण के ऊपर नेपाल है, और नेपाल में क्या है? हिमालय है। हिमालय से कौन सी हवाएं बहती हैं? ठंडी हवाएं बहती हैं, और ठंडी हवाएं बहती हैं तो नेपाल के सॉरी पश्चिम चंपारण के पास पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। तो वहां जब पहुंचेगी तो हवा कैसी होगी वहां की? ठंडी की गर्म? ठंडी होगी, है नहीं, शीतल होगी। तो वहां की जलवायु कैसी होगी? शीतल होती है। प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे काम करता है? तो वह पंचायतों की संख्या 315 है। आपको इतना याद नहीं रखना है अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, उसके अंदर कितने क्या क्या है, वो सब याद नहीं रखना है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पंचायत, गांव, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और जो कि हमारा ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था में भी पंचायती राज एक टॉपिक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको याद रहे। पंचायत जो है 315 है, गांव 1483 है। पंचायत 315 है, गांव जो है वो कितना है? 1483 है। यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज है, उसमें पहला तो है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बारे में हमने आपको बताया है कि नील आंदोलन, ये नील आंदोलन जो है इन्हीं के कारण से सफल हो पाया, क्योंकि अगर राजकुमार शुक्ल ना होते तो गांधी शायद यहाँ ना आते, गांधी शायद जो है चंपारण ना आते। राजकुमार शुक्ल जी ने ही गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया था, और इन्हीं के निमंत्रण पे, इन्हीं के आमंत्रण पर जो है गांधी आए और फिर नील आंदोलन की शुरुआत हुई। इसलिए राजकुमार शुक्ल का योगदान जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अग्रणी है। दूसरा जो है वो है मनोज वाजपेयी। अरे भाई, इसको कौन नहीं जानते हैं मनोज वाजपेयी को? मनोज वाजपेयी जो है वो कितने बड़े सुपरस्टार है, कितने बड़े एक्टर है कि नहीं? द फैमिली मैन नामक जो वेब सीरीज है इन्होंने ही बनाया, और बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज हैं जो मनोज वाजपेयी ने बनाए हैं, फिल्म बनाए हैं। तीसरा जो पर्सनैलिटीज है उसमें है प्रकाश झा। प्रकाश झा को आप जानते हैं? प्रकाश झा सबसे बड़े निर्देशक हैं, ये बहुत बड़े निर्देशक हैं, ठीक है। इनकी एक फिल्म आई है आरक्षण, बहुत पहले आई थी, आई थिंक 2014-15 के आसपास में आई होगी। आरक्षण मूवी का नाम है। आप देखिए क्या शानदार, क्या मास्टरपीस फिल्म बनाया है इन्होंने, प्रकाश झा ने। तो इनको कौन नहीं जानता है? अभी इनका एक फिल्म, इनका पहले भी फिल्म आया है गंगा जल। गंगा जल की जो कहानी है वो कहाँ की कहानी है? इसी आसपास के पश्चिम चंपारण क्षेत्र की ही कहानी उसमें दिखाया गया है। उसमें जो वो थाना का नाम लेता है, थाना कहाँ है नहीं पता है, जो गाड़ी के पास, जो उसका गाड़ी खराब हो जाता है और फिर बोलता है कि फलने में शिकारपुर थाना, याद आ गया मेरे को, शिकारपुर। तो शिकारपुर थाना कहाँ पर है? तो शिकारपुर थाना ये पश्चिम चंपारण में, उसी का कहानी है यहाँ पर उस फिल्म में गंगा जल में
गंगा जल 2 भी आया था जिसमें आईपीएस रहती है प्रियंका चोपड़ा, वो मूवी भी अच्छी मूवी है, देखी जानी चाहिए। नारी सशक्तिकरण को लेकर के सबसे अच्छी मूवी अगर बनी है तो मेरे ख्याल से गंगा जल 2 ही है। नारियों के उसमें जो एक उसका जो औदात्य है वो दिखाया गया है, उसमें उसकी गरिमा को दिखाया गया है कि कितनी ताकतवर हो सकती है एक नारी, उसके बारे में बताया गया है उस फिल्म में। किसमें? गंगा जल 2 में। चलिए अब पर्यटन स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यटन स्थल मतलब टूरिज्म जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, जहाँ से लोग आते हैं, टूरिज्म प्लेस जो होते हैं। देखिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है ना, इसी से ज्यादातर पूछा जाता है, ये VBI है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में पहला है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, बाराऊ, इसको शॉर्ट में हम लिख दिए हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ऊपर में भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण में है। एक इसके बाद दूसरा है पर्यटन स्थल में वाल्मीकि नगर आश्रम। वाल्मीकि नगर आश्रम भी मैंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और यहाँ पे माता सीता की शरण स्थली भी यहीं पर है, ज्यादा समय इन्होंने यहाँ पर गुजारा है, ठीक है। इसीलिए वाल्मीकि नगर आश्रम भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं अगर आपको पश्चिम चंपारण आना हुआ तो। दूसरा गंडक परियोजना, गंडक नदी पे एक परियोजना लगाई गई है, डायनेमो के माध्यम से बिजली को उत्पादित किया जाता है, टरबाइन के माध्यम से, डायनेमो के माध्यम से, ठीक है। और लगभग 24 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बनाई जाती है गंडक परियोजना के द्वारा। 24 मेगावाट बिजली, कितनी बिजली? 24 मेगावाट बिजली जो है, 24 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बनाई जाती है, प्रतिदिन, गंडक परियोजना के अंदर। भिकना ठोड़ी एक जगह है, वहां पे भिकना ठोड़ी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है ये। यहाँ का एकदम पेड़ पौधा, आसमान, जंगल, झाड़ इतना सुनहरा है, इतना बढ़िया है कि यहाँ पे जॉर्ज पंचम भी घूमने के लिए आए थे। इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम, ठीक है, वो भी यहाँ का नजारा देखने के लिए आए थे। क्योंकि अब जॉर्ज पंचम भाई यहाँ घूमने के लिए आया, इंग्लैंड का राजा घूमने के लिए आया, इसलिए इस जगह को भी पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है और लोग यहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता देखना हो, नेचुरल ब्यूटी देखना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर आइए। आजकल तो हर जगह मेकअप ही चलता है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी मिल जाएगा आपको। भितरहवा आश्रम, भितरहवा आश्रम क्या है? भितरहवा जो है ना एक गाँव है पश्चिम चंपारण का। इसी गांव के एक छोटे से घर में गांधी जी ने वहां पे एक दिन बिताया था, एक रात बिताया था, ठीक है, इसी भितरहवा गांव के एक छोटे से घर में। और यहीं से उन्होंने चंपारण आंदोलन, भारत के सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। भितरहवा आश्रम इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गांधी जी क्या किए थे, गांधी जी यहाँ पे एक दिन के लिए रुके थे। इसी गांव से जो है चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भितरहवा आश्रम के नाम से वो जाना गया, ठीक है, गांधी जी के यादों के कारण से। अब देखिए चूंकि अशोक का तो यहाँ पे शासक रहा है ना, मौर्य वंश का शासन तो यहाँ रहा है, तो अशोक तो यहाँ आए हैं, तो इसीलिए अशोक ने बहुत सारे स्तंभ और शिलालेखों का निर्माण करवाया। स्तंभ शिलालेख क्या होते हैं? जैसे पहले आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज आप यूट्यूब पे जैसे मैं डाल दूंगा, तो अब मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा तो ये मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे मिलेगा हमको। हम बोल सकते हैं अरे यार हम देखो जवानी के दिनों में ऐसा गधा दिखते थे, हम देख के बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह से उस टाइम पे जो है ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, इस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर जिस समय अशोक लोग का टाइम था, उस समय फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ये सब नहीं होता था, तो उस समय राजा कैसे बताएगा कि हम किस टाइम में कितने प्रतापी राजा हुए? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सुनो इधर आओ, पकड़ के लाया मूर्तिकार, शिल्पकार सबको, बोला स्तंभ बनाओ, ठीक है, शिलालेख बनवाओ, शिलालेख पत्थर का, उस पर लिखो, खुरच खुरच के मेरा गाथा के बारे में लिखो कि हम ये काम करवा के गए हैं, ठीक है, उसी को शिलालेख, उसी को स्तंभ कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 जगह है, 3 नहीं 2 जगह है, एक रामपुरवा, एक लौड़िया, एक रामपुरवा, एक लौड़िया। रामपुरवा का अशोक स्तंभ जो है ना, उस 2 वहां पे अशोक स्तंभ पाया गया है, एक तो सिंह का पाया गया है और एक वृषभ का पाया गया है। किसका किसका पाया गया है? सिंह का पाया गया है और वृषभ का पाया गया है। सिंह का अशोक स्तंभ मतलब ऐसे करके सिंह, जैसे आज कुछ दिन पहले जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अभी वो है ना जो बना है अभी एम्बलम, शेर को जो बनाया गया है, तो वैसा ही स्तंभ जो है अशोक का भी, अशोक के से ही प्रेरित है वो, ठीक है, जो हम लोग का जो चक्र में लगा रहता है। तो सिंह जो है एक वो पाया गया है और दूसरा वृषभ, वृषभ को आप सांड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वृषभ के स्तंभ मिले हैं, सिंह के स्तंभ मिले हैं, ठीक है। हालांकि अब वो वहां पर उपलब्ध नहीं मिलेंगे आपको, रामपुरवा में अब वो उपलब्ध नहीं है। सिंह को जो ना कोलकाता के संग्रहालय में रख दिया गया है, कोलकाता में सुरक्षित रखने के लिए भाई, सुरक्षित रहेगा ये, तो कोलकाता में इसको रख दिया गया है, कोलकाता। जिस बात को मैं 2-3 बार दोहराऊं, कोशिश कीजिए उसको लिख लेने का, आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, वरना मैं बोल तो दूंगा लेकिन हो सकता है दिमाग से उतर जाए। ऐसे मैं प्रयास करता हूँ इतनी बार बोल दूं कि आपके दिमाग में वो बात रहे, और तब भी कोलकाता और दिल्ली संग्रहालय, सिंह को कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया है और वृषभ को दिल्ली संग्रहालय में रख दिया गया है, ठीक है। तो रामपुरवा का अशोक स्तंभ, लौड़िया का अशोक स्तंभ, लौड़िया में भी जो है
अभी हम मेरा एग्जाम था जब बीपीएससी का, तो मेरा सेंटर जो है बेतिया ही पड़ा था, वहाँ गए थे। तो वहाँ जो बस था, वहाँ तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है हमारे ज़िले से, तो वहाँ पे जो है आपको बस था, उसमें लिखा रहता है लौड़िया अरेराज, ठीक है। तो लौड़िया का अशोक स्तंभ जो है ना, वो जो है कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाएगा आपको पश्चिम चंपारण में, लौड़िया का अशोक स्तंभ। और ये भी सिंह की आकृति का बना हुआ है, ये भी किसकी आकृति का बना हुआ है, सिंह की आकृति का बनाया गया है। नंदनगढ़, नंदनगढ़ भी एक जगह है, वहाँ बौद्ध बोल रहा हूँ मैं, बुद्ध के अस्थि के कुछ अवशेष वहाँ रखे गए हैं। एक तरह से स्तूप यहाँ पे बनाया गया है। एक तरह से यहाँ क्या बनाया गया है, स्तूप बनाया गया है। क्या बनाया गया है, स्तूप है। स्तूप क्या होता है, जो अस्थि अवशेष होते हैं ना किसी बड़े बड़े लोगों का, तो उसको वहां पे रख दिया जाता है, उसी को स्तूप कह सकते हैं आप। तो नंदनगढ़ में बुद्ध के अस्थि अवशेष पाए गए हैं, अस्थि अवशेष पाए गए। अस्थि अवशेष समझ रहे हैं क्या होता है, जब बुद्ध का प्राण उन्होंने महापरिनिर्वाण धारण किया था, तो महापरिनिर्वाण धारण करने के बाद, सिंपल भाषा में महापरिनिर्वाण को कहते हैं मृत्यु, तो उनके कुछ हिस्से को जो है यहाँ पे भी लाया गया था, इस नंदनगढ़ में भी लाया गया था। तो बुद्ध के जो है कुछ अस्थि अवशेष जो है यहाँ पे भी पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे पूर्वी चंपारण में जब केसरिया अशोक स्तंभ, सॉरी केसरिया, हाँ केसरिया का हम बौद्ध स्तूप पढ़ेंगे, केसरिया बौद्ध स्तूप, तो बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा वो बौद्ध स्तूप है, 104 फीट उसकी लंबाई है, दुनिया का सबसे बड़ा है, और पूर्वी चंपारण में। जब हम पढ़ेंगे पूर्वी चंपारण तब बताएंगे उसमें। लेकिन नंदनगढ़ में भी है एक स्तूप, ठीक है, जहाँ पे बौद्ध की अस्थि अवशेषों को आज तक संरक्षित रखा गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ की स्थापना भी कहाँ हुई थी, पश्चिम चंपारण में भी हुई थी। एक प्रकार का ये सम्मेलन था जिसका गठन 1937 में हुआ था। हर साल आयोजन होता था इसका, ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ का हर साल आयोजन होता था, 1937 में हुआ था। उस टाइम पे इसमें जो भागीदारी लेते थे, 2 लोग लेते थे। गांधी जी के पास इतना फुर्सत थोड़ी है कि बार बार आएंगे, तो इनके बिहाफ पे एक राजेंद्र प्रसाद और एक जेबी कृपलानी, ये दोनों हिस्सेदारी लेते थे इसमें हर साल। राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए थे। और दूसरा कौन है, जेबी कृपलानी, इनको भी कौन नहीं जानता है। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, इतने बड़े पर्यावरणविद, इतने बड़े शिक्षाविद, जेबी कृपलानी को कौन नहीं जानता है भाई, किस प्रशंसा के मोहताज है। जब नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए सत्यापित किया गया था, उस समय में सबसे ज्यादा मत नेहरू के बाद जो मिला था वो जेबी कृपलानी को ही बना था। और चूंकि गांधी चाहते थे कि नेहरू प्रधानमंत्री बने, इसलिए इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के पद से जो है अपना नाम वापस ले लिया, और इसके बाद हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का जो है वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको, शपथ हुआ, हाँ वही ना, शपथ। जेबी कृपलानी, ठीक है, इनके बारे में आपको बताई दी। सड़क मार्ग देख लीजिए, NH-28B यहीं से जाता है, NH-28B 178A 139C, NH-28 178, देखिए दोनों के नाम के पीछे 8 लगा है, 2878 28 178 28 178 139, 8 के बाद 9 याद रखिए, 8 के बाद 9 याद रखिए, जिसके पीछे में 8 8 9 इस तरीके से आए, और ऊपर का एक आध अंक याद रखिएगा, मतलब वो पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ होगा। बेतिया से पटना जाने वाला सड़क मार्ग है ये, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि बताइए NH-28B कौन से जिले से गुजरती है, तो अगर आपको पता हो तो बोलिएगा ना, हाँ भाई पश्चिम चंपारण से गुजरता है, हमको पता छो। तो NH-28B 178A 139C ये बेतिया से पटना के लिए जाने वाली है, बस यहाँ से चलती है, सड़क मार्ग है, ठीक है। तो सड़क मार्ग के बारे में भी आपको पता चली गया। रेल मार्ग, हवाई मार्ग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब तो पटना में ही है, और थोड़ा बहुत रेल मार्ग है, तो इतना विकास नहीं हुआ है यहाँ पे रेल मार्ग का भी। तो चलिए ठीक है, आपको कैसा लगा आप मेरे को बताइए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पश्चिम चंपारण इससे बाहर कुछ नहीं है। तो अगले बार जो हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे पूर्वी चंपारण। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो।